ओ हेलो जी काके, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। लो जी पाजी वापस आ गए अपने हैशटैग्स लेके और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको बल्ले बल्ले करवाने। भाई आ गए हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर लेके, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10, जो कि आपका 10% ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, और अगर आप ये कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जो कि 100 मार्क्स का चैप्टर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, वहां पर आपका बेसिकली ये 10 मार्क्स का चैप्टर हो जाएगा। और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ता है। नाम में ही है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या कि भैया बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जोड़ने वाला एक चैप्टर। अब ध्यान से समझना, बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट? दे आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सिस्टम्स, ओके? और ये खुद जो होते हैं ना, वो लाइफलेस होते हैं। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में ना हो तो भैया हमारी लाइफ का ग्रोथ और उसका मेंटेनेंस करना इम्पॉसिबल है। Is that perfectly clear? So, biomolecules are complex, lifeless molecules which are responsible for growth and maintenance of living organisms. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हम हर एक पॉइंट यहां पर कवर करेंगे, और अगर आपने पाजी के स्टाइल में उनके वन शॉट को एक नोटबुक पेन के साथ और समरी बनाते हुए कर लिया तो आई प्रॉमिस यू कि ये 10% खुदा भी आपसे छीन नहीं सकता है। तो बस खेल दो ये 60 मिनट्स की खेल, ये खेल दो और आप देखो आपका ये चैप्टर जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट, ट्रस्ट मी। इज दैट क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइफलेस होते हैं, एंड ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। परफेक्ट। अब ये चैप्टर को कैसे डिवाइड करना है? तो भाई आ गया है यूनिक माइंड मैप। किसका? पाजी का यूनिक माइंड मैप। तो अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो हमने आपको यहां पर क्लियरली दिखा दिया है कि आपके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स में डिवाइडेड है। यूनिक माइंड मैप और यूनिक पाजी है कि नहीं? तो बस ये माइंड मैप कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। सारे पॉइंट्स इस माइंड मैप में कवर्ड है। लेकिन आप जैसा जानते हैं, हम इस माइंड मैप को एक एक करके खोलेंगे और हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, यहां पर ओपन अप करते जाएंगे एंड कुछ चीजें डिटेल भी करेंगे। तो आपको अंदर माइंड मैप में हो सकता है वो पॉइंट आपको डायरेक्टली ना दिखे, लेकिन अंदर हमने उसको डिटेल किया हुआ है। तो पेन एंड नोटबुक अपना एक्टिवेट रखिएगा और हां बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट मारते जाइएगा जहां जहां पे भी मैं आपको कमेंट मारने के लिए बोलूं। करेक्ट है? और हां बिल्कुल, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए। सेल्फिश नहीं बनना है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये पूरा चैप्टर है, दिस इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, एक्चुअली 4 सेक्शंस। 1 2 3 4 5 सेक्शंस, एक्चुअली 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है भाई, है ना? अब 5 सेक्शंस में अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है? अगर ये आपकी बॉडी में ना हो तो एनर्जी ना हो। जैसे कभी कभार आपको थकान महसूस होती है तो आप क्या करते हो? इंस्टेंटली आप चॉकलेट या कुछ मीठा खाते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है शुगर, ग्लूकोज, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। ऐसे ही जो प्रोटीन्स होते हैं, सर मैं जिम जाता हूं, सर मेरी बॉडी देखी है आपने? तो ये जो मसल होता है ना, ये जो स्किन है, ये जो मसल और स्किन है, ये आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटीन्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एंजाइम्स, एंजाइम्स बड़े इंटरेस्टिंग चीज है भैया। ये है हमारे रिएक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले रिएक्शंस के बायोकैटलिस्ट्स। अगर ये ना हो तो एक फन फैक्ट दे रहा हूं, अगर ये ना हो तो 1 मील
would take around 50 years to digest. अब यार ये तो पॉसिबल नहीं है, 50 साल तक एक ही खाना रखोगे तो सड़ जाएगा भाई, तो वो डाइजेशन होना जरूरी है ना, और डाइजेशन होने के बाद वो एक्सक्रीट होना जरूरी है, नहीं तो आपके सिस्टम में एक्सेस यूरिया हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सिमिलरली वाइटामिन्स, नाम में ही है वाइटामिन्स, वाइटल अमीन्स, ये कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं या कुछ ऐसे अमीन्स हैं जो हमारी बॉडी में हो तो आप बहुत सारी डिजीजेस से बच सकते हो. जैसे कि आजकल बहुत फैशन में है कि भैया मेरे को है ना विटामिन B12 की कमी हो रही है. हाँ, तो ये बहुत फैशन में चल रहा है आजकल. तो विटामिन B12 की कमी होने से क्या होता है, यू फील फटीग इन योर लेग्स, वीकनेस फील होती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है ना. फिर आपने सुना होगा बुजुर्ग कहते हैं हमें कि भैया विंटर्स में ना सूरज में बैठो, है ना, सन में बैठो. क्या होता है उससे मिलता है आपकी बॉडी को विटामिन डी. अब अगर ये विटामिन आपकी बॉडी में ना हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई ना कोई डिजीज हो जाएगा. सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड्स, ये भैया कहां होते हैं, ये होते हैं हमारे सेल न्यूक्लियस के अंदर. ह्यूमन सेल्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर होता है समथिंग कॉल्ड क्रोमोसोम्स, है ना. तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उन क्रोमोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. बाबा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. और यही है वो लोग जिसकी वजह से आप या तो अपने पापा या तो अपने मम्मी या दादा दादी किसी के साथ सिमिलर दिखते हो. इज दैट क्लियर? सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक ट्रांसफर. अब आप समझो भैया, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे हैवी, अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सबसे हैवी बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, फिर सेकंड नंबर पे प्रोटीन्स, फिर एंजाइम्स, विटामिन्स एंड देन द न्यूक्लिक एसिड्स. तो आप देख रहे हो आपके जो 10% है, दिस चैप्टर इज 10%, उसमें से हाईएस्ट परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट वाले सेक्शन में से आता है. ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से और बढ़िया से डिटेल करेंगे. परफेक्ट है. तो चलो पहला सेक्शन उठाते हैं जिसके अंदर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, डिटेल करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद कार्बोहाइड्रेट. नाम से पता चल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब कि दीज आर कार्बन हाइड्रेट्स. क्या है ये? कार्बन हाइड्रेट्स, कार्बन एंड वाटर के क्या कंपाउंड्स. ओके, नाउ दिस वाज अ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस वाज अ क्लासिकल डेफिनेशन जिसमें यह माना गया था कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला इज CxH2OY. ओके, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं और आपको मैं बोलूं C6H12O6 ग्लूकोज, इज इट अ कार्बोहाइड्रेट? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि ये हमारा एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, दैट इज CxH2OY. सिमिलरली मैं बोलूं सुक्रोज C12H22O11, तो बच्चा बोलते हैं सर देखो ये भी तो फॉलो कर रहा है H2O, अगर आप 11 कॉमन निकाल लो. हाँ, ये X और Y सेम हो ऐसा मैंने कभी नहीं बोला. डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे यहां हो रहा है, सेम भी हो सकते हैं जैसे यहां हो रहा है. तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स. परफेक्ट है. अब क्लासिकली बहुत अच्छा था, ये डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे जीवन में आना शुरू हुए तो हमें पता चला कि देयर इज अ फॉर्मल्डिहाइड CH2OH. अगर आप देखोगे तो दिस इज फॉलोइंग C1H2O1. दिख रहा है बच्चा? तो C1H2O1 अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, बट दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये तो एल्डिहाइड है कि नहीं. सिमिलरली अगर आप देखोगे CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड. अब अगर इसका जनरल फॉर्मूला बनाओगे तो C2H4O2. दिख रहा है? तो अगर ये देखो तो C2H2O ट्वाइस. तो इफ यू सी this is going to again follow this formula, but this is not a carbohydrate. तो भैया बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स दिखने चालू हुए जो फॉर्मूला तो फॉलो कर रहे हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहां पर फेलियर ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन आया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना. फेलियर ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन आया.
अब वो फेलियर के अंदर देयर वर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो क्या थे, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे बट फॉलो कर रहे थे, एंड देयर वर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट हैं बट ये जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे हैं। और दुनिया तो तब हिल गई जब हमें पता चला कि कार्बन हाइड्रेट बनाता ही नहीं है यार। अल्ले पाजी, ये तो तुमने दुनिया हिला डाली। हाँ तो भैया ये जो दुनिया हिलाई है मैंने आपकी, इसको सही करना है। अब तो इसको सही करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट की क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में डेफिनेशंस, इस चैप्टर में छोटी छोटी इंटीग्रेसीज जो मैं आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जब हम पढ़ेंगे तो वो लाइन बाय लाइन जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रखते हैं अपने एग्जाम में, और उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर डेफिनेशंस, उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। परफेक्ट। सो मॉडर्न डेफिनेशन में हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना था, तो तोड़ने के लिए हमने एक प्रोसेस यूज किया जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस, राइट। पानी, एक्सेस पानी लेके हमने तोड़ दिया, किसको? कार्बोहाइड्रेट को। और जब हमने इसको तोड़ा तो पता चला कि भैया इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं। अच्छा, इन OH ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल ग्रुप्स, या फिर हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। और क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है बच्चा। अब पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ इसमें एक मेन फंक्शनल ग्रुप था, and that main functional group was either a aldehyde, या तो वो एल्डिहाइड था या तो वो क्या था? कीटोन था। Now this is the best part definition का, कि what are carbohydrates today? So they are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones। करेक्ट है। एंड क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नजर में आई कि जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। वो ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। सो कार्बोहाइड्रेट्स टुडे विल बी डिफाइंड एज, प्लीज पेन नोटबुक हाईलाइटेड रखिएगा, विल बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप विद एन एल्डिहाइड या बहुत सारे OH ग्रुप विद अ कीटोन हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, वो आपके कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में जाएंगे। क्लियर? अब जब ये रिसर्च करके सामने आया तो साइंटिस्ट लोगों के पास बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स नजर में आ रहे थे, बहुत सारे, देयर वर लॉट्स ऑफ। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार यहां पर हमें इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो बस वो क्लासिफिकेशन के लिए चल पड़े, है ना। तो यहां पर हम टॉपिक डाल देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। मेरे साथ साथ चार्ट बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, फिर दूसरा था बेस्ड ऑन टेस्ट, और फिर तीसरा था बेस्ड ऑन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दो, ध्यान देना। बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ये देखा गया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब ये सैकेराइड्स कहां से आ गया सर? हम तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकेराइड्स। हाँ, मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। परफेक्ट है। फिर ऐसे ही हमारे पास और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स आए जिनको हाइड्रोलाइज करने पे 2 to 10, ध्यान से सुनना, 2 to 10 क्या मिले हमको? मोनोसैकेराइड यूनिट मिले। सो 2 to 10
मोनोसेकेराइड यूनिट जब हमें मिले, सो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब मिले तो ऐसे को हमने बोला ओलिगोसेकेराइड्स। ध्यान से, ओलिगोसेकेराइड्स, करेक्ट। फिर ध्यान छोड़ना नहीं, ग्रेटर देन 10 या मैं बोलूं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट मिले ऑन हाइड्रोलिसिस, पानी डालने पे बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स, मोनोसेकेराइड के यूनिट्स मिले, तो उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम लोग डिटेल करने वाले हैं। छोटी छोटी बातें हैं इनके अंदर जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बट पहले हमें मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड्स हैं अपने सिलेबस में, एक है आपका ग्लूकोज और दूसरा है आपका फ्रक्टोज। अब ध्यान से सुनना, ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट एक भाई साहब एल्डिहाइड है और दूसरे भाई साहब कीटोन है ऑफ 6 कार्बन्स, तो इसीलिए इनको एल्डोहेक्सोज बोला जाता है। देखो नाम से पता चल रहा है, एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्स मतलब 6 कार्बन एंड ओज एल्डोहेक्सोज, और फ्रुक्टोज को बोला जाता है कीटोहेक्सोज। ठीक है, सो इट्स अ कीटोहेक्सोज। तो अगर कीटोन कंटेनिंग है तो उसको कीटोज बोला जाता है, एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है तो वो एल्डोज होता है, अगर वो 3 कार्बन का है तो एल्डोट्रायोज, और अगर वो 4 कार्बन का है तो एल्डोटेट्रोज। करेक्ट है, बट हमारे सिलेबस में 6 कार्बन वाला है, तो 6 कार्बन में एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज। करेक्ट, इन दोनों को डिटेल करेंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। फिर ओलिगोसेकेराइड्स में 2 to 10, अब अगर वो 2 दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइसेकेराइड, राइट। तो ये डाइसेकेराइड अपने सिलेबस में है, हम ये डाइसेकेराइड्स को आराम से और बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर आता है पॉलीसेकेराइड्स यहां पर। अच्छा, डाइसेकेराइड्स में जनरल फॉर्मूला C12H22O11, इसमें 3 आएंगे, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है, अभी एक एक करके डिटेल करेंगे। एंड पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आपके पास आएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। परफेक्ट, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। फिर आता है बेस्ड ऑन टेस्ट। भैया टेस्ट के बेसिस पे या तो आपके शुगरी टेस्ट में होते हैं या तो आपके नॉन शुगर्स होते हैं। अब ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सारे के सारे शुगरी टेस्ट होते हैं, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो टेस्टलेस होते हैं, दे आर नॉन शुगर्स। बट धीरे धीरे जब आप क्या पॉलीसेकेराइड्स को चबाते हो, खाते हो, तो वो मोनोसेकेराइड यूनिट्स में टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ सलाइवरी अमाइलेज, एंड देयरफॉर वो स्वीट टेस्ट करने लग जाते हैं। जैसे आप पके हुए राइस या पका हुआ पोटैटो, राइट, बॉइल्ड पोटैटो, उसको अगर आप इनिशियली खाओगे तो आपको ऐसा, सर बहुत गंदा है ये तो है, बट इफ यू कीप चूइंग इट एंड व्हेन यू कीप चूइंग इट, तो उसका जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू ग्लूकोज यूनिट्स, बिकॉज सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च टू ग्लूकोज, and then you will start to feel that sweet taste from those polysaccharides. Is this clear? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर based on nature, they are of 2 types, एक जिसको हम बोलते हैं reducing nature और दूसरा जिसको हम बोलते हैं non reducing nature। अब यार ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्डो ग्रुप हुआ, अगर एल्डो ग्रुप हुआ तो वो रिड्यूसिंग होगा। क्यों? क्योंकि वो टॉलेंस और फेलिंग्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और अगर वो कीटो हुआ तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। ऐसा आपका मानना है भैया, पाजी ऐसा नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहां पर ना दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत एक और है। क्या है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं भैया, और ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं ना, ये भी टॉलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस करते हैं। तो जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं, all your monosaccharides, they are reducing nature. Monosaccharides, they are reducing nature. But oligo और poly के अंदर कौन reducing है और कौन reducing है, वो समय आने पे बताएंगे ना यार। आप कहां भागे जा रहे हो? पाजी के चैप्टर 1 शॉट को तो देखना ही है पूरा का पूरा, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन रिड्यूसिंग और कौन नॉन रिड्यूसिंग है, और कैसे डिसाइड किया सर ने रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो प्लीज स्टे विद द पाजी टिल द एंड ऑफ द चैप्टर 1 शॉट, है ना। हाँ चलो, तो ये लिखो बढ़िया से, आराम से वीडियो को यहां पर पॉज करो और मजे से लिखो। चलो लिख लिया जी। हाँ, अब देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
पहला मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज। तो चलो ग्लूकोज सबसे पहले हमें क्या सीखना है, उसका प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन दो तरीके से हो सकती है ग्लूकोज की, सुक्रोज और स्टार्च में से, ठीक है। अब सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11। इन भाई साहब को पानी पिला दो, एक्सेस पानी, तो देखो ये दो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे 24, और ये एक ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा 12। डिवाइड करो दो में, C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जिसमें से एक ग्लूकोज होगा और दूसरा फ्रक्टोज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। बट स्टार्च का जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल N, ठीक है। ये बहुत बार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। इन भाई साहब का हाइड्रोलिसिस कर दो एक्सेस पानी के साथ, तो देखो C6H12O6 दिख रहा है, ये दो यहां जुड़ गए 12 हो गया, और एक यहां जुड़ गया 6। कितने मॉलिक्यूल्स, N मॉलिक्यूल्स, N टाइम्स ग्लूकोज मिल जाएगा। एंड दिस इज मोर इंडस्ट्रियली एक्सेप्टेड मेथड। व्हाई? बिकॉज सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है, वहां ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल रहे हैं, तो सेपरेशन आ जाता है, तो कॉस्ट बढ़ जाता है। परफेक्ट है। चल फिर आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज। अब देखो ये प्रॉपर्टीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इनमें से 90% प्लस चांस है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होगा ही होगा। परफेक्ट। अब इस चार्ट को तो देखना ही देखना है, लेकिन उससे पहले ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखो। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ऊपर एक एल्डिहाइड है, फिर बीच में CHOH कितनी बार है बच्चा, 4 बार है, और नीचे चला जाए तो CH2OH। परफेक्ट। अब अगर आप देखो तो देयर आर टोटल 5 OH ग्रुप्स, 4 यहां पर, एक यहां पर। तो कैसे पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि इसमें 5 OH ग्रुप्स हैं, है ना? तो उसका टेस्ट है यहां पर, देयर इज अ टेस्ट। तो इसी तरीके से पूछा जाता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप, उसका कौन सा टेस्ट है। परफेक्ट। फिर अगर आप देखो तो वो 5 में से 4 जो है वो सेकेंडरी OH है, और एक भाई साहब जो है वो प्राइमरी OH है। तो इसको कैसे पता किया जाए कि एक प्राइमरी है? तो उसके लिए एक टेस्ट यहां पर है कि भैया प्राइमरी अल्कोहल है, उसका टेस्ट कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ एल्डिहाइड को ग्लूकोज को रिएक्ट करवाओ, तो ये भी COOH और ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दिस विल कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें से एक प्रोडक्ट बनता है कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। करेक्ट है। अभी टेंशन नहीं लेना, अभी देखो मैं आपके लिए बहुत आसान करने वाला हूं, ये चीज बहुत आसान करने वाला। अभी पहले समझो कि ये चार्ट क्या कहना चाह रहा है। परफेक्ट। फिर कैसे पता चला कि 6 कार्बन है और 6 के 6 स्ट्रेट चेन में है? तो उसके लिए एक टेस्ट आ गया, रेड फॉस्फोरस HI। अब रेड फॉस्फोरस HI क्या बनाया, एन हेक्सेन बनाया। उससे हमें ये पता चला कि ओ अच्छा भैया इसमें 6 कार्बन की चेन है और वो स्ट्रेट चेन है। ओके। फिर अगर आप यहां पर देखो तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यस और नो? तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कैसे पता चला? तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये पता चला HCN और NH2OH के साथ रिएक्ट करने पे। अब जैसे आप इनके साथ रिएक्ट करोगे तो ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन या ग्लूकोज का ऑक्साइम बनेगा। अब भैया अगर आपने पाजी का एल्डिहाइड कीटोन्स वाला वन शॉट नहीं देखा है तो ये है वो समय जब आप वहां जाके उसको देख सकते हो, क्योंकि ये रिएक्शंस अब यहां पर एक्सप्लेन नहीं होंगे। ये हमने एल्डिहाइड कीटोन्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑक्साइम क्या होता है और साइनोहाइड्रिन क्या होता है। परफेक्ट। तो कार्बोनिल का प्रेजेंस मिल गया, लेकिन वो कार्बोनिल तो यार कीटोन भी हो सकता है और वो कार्बोनिल जो है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो वो एल्डिहाइड है, उसका चेक हमें किसने दिया? ब्रोमीन वाटर ने दिया, क्योंकि ब्रोमीन वाटर कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि कार्बोनिल के बाजू में एक H है। करेक्ट, एक्टिव H बोलते हैं इसको। जबकि कीटोन में यहां R की चेन होगी तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये लिख लेना अच्छे से, बढ़िया से स्टार मार्क करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? कॉम्पिटिटिव में भी यूज हो सकता है, बोर्ड में भी यूज हो सकता है। तो अब सर इन सारी चीजों को सर करेंगे कैसे? सर पाजी आप तो यार चीजों को आसान बनाते हो, आपने तो ये कॉम्प्लिकेट कर दिया सर हमारे लिए। अरे भाई वाई फियर व्हेन पाजी इज हियर, हैं? फियर नहीं करना, पाजी है ना आपके साथ। तो देखो पाजी ने आपके लिए काम कर दिया। देखो आपको ऐसा एक टेबल बनाना। ये टेबल क्या बता रहा है? ये टेबल आपको बता रहा है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। परफेक्ट है। और उनको टेस्ट करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं और उनसे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका नाम क्या है। ओहो हो पाजी,
यार ये तो गजब कर दिया आपने, हैं? हाँ, तो आपको है ना ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर आना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि भाई 5 OH ग्रुप्स हैं, राइट? 5 OH, ऑल OH ग्रुप्स 5 ही होते हैं, तो 5 OH ग्रुप्स के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड जो आपको पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज बना के देगा या पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बना के देगा। दिस इज अ कॉमन नेम एंड ग्लूकोज पेंटा एसिटेट इज अ IUPAC नेम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके का टेबल आपको बनाना है और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंफर्मेटरी टेस्ट है। सो देखो, ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप्स, दैट्स दिस है, ग्लूकोज हैज स्ट्रेट चेन, दैट्स दिस। सो इस तरीके से आपको रिएजेंट्स के साथ मैच द फॉलोइंग करना आना चाहिए। तो ये है आपका टेबल, प्लीज बढ़िया से इसको नोट डाउन करो, वीडियो को यहां पर पॉज करो एंड बना के ही आगे बढ़ो, क्योंकि अगर ये नहीं बनाया तो मैंने बोल दिया है कार्बोहाइड्रेट जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पोर्शन है, जिसमें से 90% से ज्यादा चांस ये वाले पार्ट में से है, राइट? लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि जब हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर को और फर्दर टटोलने की कोशिश की तो हमें पता चला कि उस ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपके जो OH ग्रुप्स हैं या H ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से कार्बन के साथ अलाइंड है, राइट? तो उसके लिए हम आपके लिए यहां पर एक स्ट्रक्चर लेके आए हैं। अब बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल भी यहां पर सोना नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने सो लिया तो आप एक बहुत बढ़िया ट्रिक पाजी की मिस कर जाओगे। अब देखो भैया, ये स्ट्रक्चर को याद करने की हैशटैग पाजी ट्रिक है ना। हैशटैग पाजी ट्रिक क्या है? हैशटैग पाजी ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले ऊपर एल्डिहाइड और नीचे जाके CH2OH लगा दो, राइट? सो दिस इज योर स्टिक, जिसमें यहां CH2OH है और यहां CHO है और यहां CH2OH है। अब इस स्टिक को राइट हैंड में पकड़ो इस तरीके से, राइट हैंड में, और अपनी मिडिल फिंगर को बेंड कर दो। तो आपके जो नेल्स है ना, जो नेल्स है मेरे बच्चे, वो नेल्स आपके हाइड्रोजन्स बता रहे हैं। देखो यहां पर, सो नेल्स आर टेलिंग द हाइड्रोजन। सो यहां पर आपको पहले 4 कार्बन बना लेने हैं, क्योंकि 2 तो हो गए ऑलरेडी, और इसको ऐसे कर दिया तो सेकेंड कार्बन का जो H है वो इधर है, थर्ड कार्बन का H, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, करेक्ट है? सो थर्ड कार्बन का H इधर है, उसके बाद H और H इधर है। अब यहां पर हो एंड हो और यहां पर हो। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब पाजी आपके लिए सब कुछ आसान कर देगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब यहां पर जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओ ना, तो उसके बाजू में हैशटैग पाजी IMP, हाँ हैशटैग पाजी IMP। क्या? 2-3 पॉइंट्स। क्या? ग्लूकोज हैज 4 कायरल कार्बन्स। ओके, इसके पास 4 कायरल कार्बन है, 1 2 3 4। तो इसके 2 to the power 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। 2 to the power n is the number of optical isomers where n is the chiral carbons, correct? फिर सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज it's a dextrorotatory compound। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज ध्यान देना। विद अ स्पेसिफिक रोटेशन एंगल ऑफ +52.5 डिग्रीज, +52.5 डिग्रीज। ओके, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये एंगल मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, प्लीज इसको लिखिए, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इट विल टर्न द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आगे D लगाया जाता है या फिर ब्रैकेट में प्लस लिखा जाता है। दिस इज मोर प्रेफरेबल। Small d is not preferable. Why? Because there is something called D and L configuration of glucose. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। D and L configuration का मतलब क्या होता है? जो लास्ट कायरल कार्बन है ना मेरे बच्चे, लास्ट कायरल कार्बन, ये लास्ट ही हो ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये लास्ट कायरल कार्बन, इसका OH, लास्ट कायरल कार्बन का OH इफ इट इज लाइंग ऑन द D, देखो ये D पे लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं D कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज नॉट डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो नहीं बता रहा है, ये सिर्फ लास्ट कायरल कार्बन के OH का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। अगर वो D पे लाई करता है तो वो D है, अगर वो लेफ्ट पे लाई करता है तो वो L कॉन्फ़िगरेशन है। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो L कॉन्फ़िगरेशन है वो बायोलॉजिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे वहां पर ग्लूकोज के आगे D लिखा होगा। Why? Because this is the one जो आपको बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट करना है। परफेक्ट। सो D and L कॉन्फ़िगरेशन
टेक अ ब्रेक, पॉज करो यहां पर वीडियो को, डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन को लिखो, लास्ट कायरल कार्बन OH कॉन्फ़िगरेशन, इफ इट इज ऑन द राइट इट इज D, इफ इट इज ऑन द लेफ्ट इट इज N। परफेक्ट। तो पाजी IMP पॉइंट्स फॉर ग्लूकोज स्ट्रक्चर। बट खेल यहां खत्म नहीं हुआ, खेल तो अभी शुरू हुआ है मेरे बच्चे, खेल तो अभी शुरू हुआ है। इस खेल शुरुआत के अंदर क्या देखने को मिला कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं, है ना। चलो देखिए क्या है वो लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ये थी कि जो ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट बन रहा था ना, हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके, वो डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाँ, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, जबकि करना चाहिए, बिकॉज एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, है ना। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कार्बोनिल प्रेजेंस है, तो कार्बोनिल प्रेजेंस में ये रिएक्ट होना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहा है। सो दिस इज समवेयर इंडिकेटिंग दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। CHO ग्रुप है लेकिन वो फ्री नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड इट डज नॉट रिस्टोर पिंक कलर ऑफ शिव्स बेस। शिव्स रिएजेंट वो जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, फ्री एल्डिहाइड के साथ, तो वो अपना पिंक कलर रिस्टोर करता है, जबकि यहां पर वो नहीं हो रहा था। तो जब ये नहीं हो रहा था तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि भैया यहां कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां कुछ तो गड़बड़ है। अब कुछ गड़बड़ के अंदर उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि भैया अगर आपको याद हो, इफ देयर इज एन एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड के अंदर अगर आप एक अल्कोहल को डालो, अल्कोहल, तो इफ यू रिमेंबर दिस वुड गो ओवर हियर, है ना, एंड ये पूरा पोर्शन वुड अटैक ओवर हियर। इसका जो लोन पेयर होता है वो अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो RCOR एंड दिस इज OH एंड देयर इज अ H। अब ना ये वाला जो कार्बन है ना, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। कार्बन के ऊपर अल्कोक्सी ग्रुप, दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और तीसरी साइड पे हाइड्रोजन। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटाल, हेमी एसिटाल कार्बन। अरे है ना। और ये कैसे बनता है? ये बनता है वो जब एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करे अल्कोहल के साथ। अब अगर आप नोटिस करो, अगर आप नोटिस करो तो ये मॉलिक्यूल में देयर इज अ एल्डिहाइड ओवर हियर, दिख रहा है, देयर इज अ एल्डिहाइड ओवर हियर एंड देयर आर मल्टीपल OH ग्रुप्स प्रेजेंट। तो क्या यहां पर कोई भी एक OH ग्रुप जो है वो इस कार्बोनिल पे अटैक कर दे और वो जो डबल बॉन्ड है उसको OH में कन्वर्ट कर दे? ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो देयर कुड बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट माइट बी फॉर्म्ड, यस और नो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सर्च करना चालू किया और जब सर्च किया तो पता चला कि ये जो लास्ट कायरल कार्बन है ना, ये लास्ट कायरल कार्बन का जो O है वो भाई साहब कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैक करता है, समथिंग लाइक दिस। अब इट इज प्रीटी एक्सप्लेनेटरी यार, इसमें मैं क्या बताऊं कि ये लोन पेयर ने इधर अटैक किया, वो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और उस मोमेंट में ये H जो है वो यहां जाके अटैच हो गया। अब जब ये वहां जाके अटैच हुआ तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो देयर वाज अ खेल कि भैया जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा था तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार ये जो चीज है ये तो एक प्लेनर कार्बन है। प्लेनर कार्बन मतलब sp2 कार्बन है, और अगर ये sp2 कार्बन है तो ये जो लोन पेयर है यहां पर, ये आगू से भी अटैक कर सकता है और ये पीछू से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज इट्स प्लेनर। तो ये आगे और पीछे दोनों से अटैक कर सकता है। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस। और जब ये आगे और पीछे दोनों से अटैक कर सकता है तो यहां का जो OH है, ये वाला जो OH यहां बनेगा, ये OH का कॉन्फ़िगरेशन आइदर टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट हो जाएगा। अगर ये आगे से अटैक करेगा तो ये OH को रिपेल करेगा और वो राइट पे चला जाएगा, करेक्ट है, सॉरी लेफ्ट पे चला जाएगा। और अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो OH विल रिमेन ऑन दिस साइड, दैट इज ऑन द राइट साइड। वहां से आपके ग्लूकोज के दो फॉर्म्स निकले। व्हाट आर दोस टू फॉर्म्स? देखो यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब ध्यान देना, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अल्फा में राइट पे है या लेफ्ट पे है। तो देखो इसको ट्रिक करने के लिए मैं आपको ये मैकेनिज्म पता चल गया। अब इसको ट्रिक करने के लिए मेरे ही एक स्टूडेंट ने मेरे को सिखाया कि सर देखो, आप देखो ना यहां पर अगर ये OH 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 और यहां पर CH2OH को लिंक करो और इसको डंडा दे दो, सर ये बीटा बन जा रहा है। ओ सर ये तो गजब,
हाँ, तो यहां पर OH ग्रुप्स आर ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन, है ना। तो लो भाई, हैशटैग पाजी ट्रिक लर्नड फ्रॉम वन ऑफ ए स्टूडेंट्स। हाँ भाई, स्टूडेंट क्रेडिट तो देना पड़ेगा उसको। तो OH 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 OH, है ना। तो ये जब आप कनेक्ट करोगे तो ये एक्चुअली में एक बीटा की तरह लगेगा, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दो OH सेम साइड ऑफ द प्लेन पे आ जाते हैं, है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रहा हूं, हैशटैग 2 मार्क्स में सीधा सीधा पूछे जाते हैं। ड्रॉ द साइक्लिक या फिर ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, अब ये जो बंदा है ना फिशर, इसने ये चीज के बारे में सोचा और उसने ये साइक्लिक फॉर्म जो है हमें बताया। और इस साइक्लिक फॉर्म में अगर आप नोटिस करो तो देयर इज एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप ओवर हियर, दिख रहा है। इसीलिए वो एल्डिहाइड के जो क्या थे टेस्ट थे, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहे थे। और जब वो मिस हो रहे थे तो मेरे बच्चे यहां से दो फॉर्म्स बने, अल्फा एंड बीटा। और अगर आप देखो दोनों में प्लस लिखा हुआ है, वाई बिकॉज ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। दोनों में डी लिखा हुआ है, वाई बिकॉज दिस इज द डी ग्लूकोज इज द थिंग विच इज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एंड ये जो कार्बन जिसके अराउंड OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, है ना बच्चा। ये चीज को अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन करना। जो एल्डिहाइडिक कार्बन होता है ना, विच इज कन्वर्टेड इनटू हेमी एसिटाइल कार्बन, दैट हेमी एसिटाइल कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। तो यहां पर आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके ये स्ट्रक्चर यहां से शुरू करना है, जो कि ये था, यस, उसका जो लास्ट कायरल कार्बन है उसको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके दो फॉर्म्स बनाने हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म। परफेक्ट है। अब ये जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म है, इनको एक अलग तरीके का प्रोजेक्शन दिया गया, ये फिशर प्रोजेक्शन है। फिर हावर्थ करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इस चीज को एक साइक्लिक रिंग फॉर्म में ड्रॉ करना सिखाया और उन्होंने वो स्ट्रक्चर्स बताए और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना हमें सिखाया। ठीक है। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर अल्फा एंड बीटा फॉर्म कैसे याद रखें, है ना। तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म याद रखने की जरूरत ही नहीं है भाई, पाजी की कक्षा में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, याद नहीं, पाजी ट्रिक दे देते हैं। देखो सबसे पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है ना। तो यहां पर बच्चा बोलता है सर एक मिनट पीछे जाना सर। हाँ, तो सर अगर आप देखो तो यहां पर OH है, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, सर यही वाला OH क्यों अटैक कर रहा है। हाँ, नाउ दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये दिमाग में आया होगा तो इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग कि भैया जब वो ये वाले OH से अटैक करेगा ना तो 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, उसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत हाई होगा। ऐसे यहां पर 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा, यहां पर 5 मेंबर्ड, और यहां पर आपको 6 मेंबर्ड रिंग बनता हुआ नजर आ रहा होगा। एंड 6 मेंबर्ड रिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर दी मोस्ट स्टेबल रिंग। तो अगर कोई कंपाउंड 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है या बना सकता है तो वो कोशिश करेगा कि मैं 6 मेंबर्ड रिंग में ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं। इसीलिए लास्ट कायरल कार्बन का OH जो है वो यहां से अटैक करता है। परफेक्ट है। अब इस चीज का हावर्थ प्रोजेक्शन, तो हावर्थ प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है, पहले 6 मेंबर्ड रिंग बना देना। अब 6 मेंबर्ड रिंग तो बच्चा जानता है, ऐसा दिखता है, बेंजीन वाला, है ना। उसमें ये वाला जो कॉर्नर है, यहां पर जो ऊपर वाला कॉर्नर, वहां ऑक्सीजन, हाँ वहां ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाजू वाला जो कार्बन है ना, वो कार्बन नंबर 1 हेमी एसिटाइल कार्बन। अब यहां पर देना है डंडा 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 डंडा। अब देखो ये कार्बन 1 2 3 4 5 और यहां पर ऊपर है ना, इसको CH2OH, ये हमेशा प्लेन के ऊपर जाता है, करेक्ट है। अब बीटा के लिए ट्रिक है, तो अल्फा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बीटा के लिए ट्रिक ये है कि जहां पर CH2OH है उसके ऑपोजिट प्लेन में OH आएगा, उसके ऑपोजिट प्लेन में OH, उसके ऑपोजिट प्लेन में OH और उसके ऑपोजिट प्लेन में OH। तो अगर आप देखोगे CH2OH OH 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 OH, ये बीटा डी, करेक्ट है। अब इसी के अंदर ध्यान देना, इसी के अंदर पहला कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन, उस कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर दो तो अल्फा, हाँ सिर्फ 1 वाला ही चेंज करना है। तो बीटा का ट्रिक दे दिया, अल्फा वाला तो आप बना लोगे, है कि नहीं पाजी, काके मस्त आसान, ओहो बल्ले बल्ले, यस बल्ले बल्ले। मैंने आपको दे दिया यहां पर हैशटैग पूरे के पूरे 2 मार्क्स।
या तो आपको फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आएगा, या तो आपको हावर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आएगा। तो बस ये पाजी की ट्रिक याद रखना, बीटा के लिए कैसे बनाना है, अल्फा के लिए कैसे बन जाएगा। परफेक्ट। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये पायरान के साथ मैचिंग था। अब पायरान कैसा होता है, पायरान लुक समथिंग लाइक दिस, ये पायरान है, ठीक है। अब ये जो पायरान है ना, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर ये है ना, बस पाई बॉन्ड नहीं है। तो पायरान के साथ मैच होता हुआ स्ट्रक्चर, तो हावर्थ ने बोला हम इस स्ट्रक्चर को ग्लूको पायरानोज बोलेंगे, ठीक है। बीच में पायरान आ गया, ठीक है, ये पायरान आ गया, सेम यहां पर ग्लूको पायरानोज, बट दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सिंपल, इजी, करेक्ट। चल आगे बढ़े, लेट्स गो अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। अब ये था आपका ग्लूकोज, करेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका टेबल बनाना है, अपने नोटिस बोर्ड पे डाल देना है, और रोज रोज आपको सिर्फ एक रिएक्शन देखना है। अबे 5 ही तो रिएक्शन है, 5 दिन में याद हो जाएगा कि कौन सा रिएजेंट क्या टेस्ट देता है। जैसे मैं अभी बोलूं, आंखें बंद करो, अभी बोलूं रेड फास्फोरस HI, तो आप बोलोगे अरे सर 6 कार्बन, हाँ तो 6 कार्बन का। मैंने बोला NH2OH, तो ऑक्साइम बनेगा, ओ सर कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस। हाँ मैंने बोला कंसंट्रेटेड HNO3, तो भैया सर ऊपर वाला COOH, नीचे वाला COOH, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। और ये जो आपका क्या बना, जो आपका एसिड बना जिसको ग्लूकोनिक एसिड बोला जाता है, वो ग्लूकोनिक एसिड जो है, सॉरी ग्लूकारिक एसिड बोला जाता है। जब 2 COOH हो, जब 1 COOH हो तो ग्लूकोनिक, तो ग्लूकारिक एसिड जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आपका क्या देता है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो इस तरीके से रोज आपको वो पाजी का टेबल देखना है और आप लोगों का ये काम जो है वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज अ फ्रूट शुगर, राइट। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, हनी, स्वीट्स के अंदर पाया जाता है, बट उसके केमिकल प्रॉपर्टीज वी डोंट हैव टू डू। क्यों? बिकॉज सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक ही डिफरेंस था, ब्रोमीन वाटर के साथ वो टेस्ट नहीं दे रहा था, ब्रोमीन वाटर के साथ ये भाई साहब टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है, उसमें कीटोन है। तो ट्रिक वही है भैया, ट्रिक वही है, यही रहेगा, बस ऊपर CHO, CH2OH, CHO की जगह पे क्या हो जाएगा, CH2OH, CH2OH, और जो ये सेकेंड कार्बन है ना, वो आपका क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। एंड दैट्स हाउ योर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। यू सी दिस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब ये फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में बस इतना ही डिफरेंस, और सीन वही होने वाला है, सीन यही होने वाला है। यहां का जो कायरल, यहां का जो लास्ट कायरल कार्बन है, ये भाई साहब जाके कार्बोनिल पे अटैक करेंगे और ये हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएंगे, एंड कहानी बहुत आसान हो जाएगी। देखो बहुत मजेदार 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और उस 5 मेंबर्ड रिंग को हम लोग फ्रुक्टो फ्यूरान, क्योंकि वो फ्यूरान जैसा दिखता है। अब यार गूगल कर लेना फ्यूरान कैसा दिखता है, यहां पर अभी जगह नहीं है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। फ्यूरान कैसा दिखता है आप वो गूगल कर लीजिएगा। सो फ्रुक्टो फ्यूरानोज, इज दिस क्लियर? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज कि ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। हाँ उसमें भी D और L फॉर्म होता है, हाँ उसमें भी अल्फा और बीटा फॉर्म होता है, लेकिन ये लीवो रोटेटरी है विद अ स्पेसिफिक एंगल ऑफ 92.7 डिग्रीज। परफेक्ट है। तो ये थी कहानी आपकी फ्रुक्टोज की। अब जैसे वहां पर सर ने ट्रिक करना सिखाया था हावर्थ का, वैसे यहां पर भी ट्रिक है कि भैया पहले आप 5 मेंबर्ड रिंग बनाओ, टॉप पे क्या लगा दो, ताज लगा दो। अब ये ताज के बाजू वाला जो कार्बन है ना, वो सेकंड कार्बन है। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है CH2OH, वो तो मैंने बोला ऊपर जाता है। अब वहां पर बीटा में सब ऑपोजिट प्लेन में था, यहां अल्फा में सब ऑपोजिट प्लेन में। देखो इसके ऑपोजिट OH, इसके ऑपोजिट OH, इसके ऑपोजिट OH। अब जो सेकंड कार्बन है उसका जो ऊपर वाला ग्रुप है, वहां H नहीं है, वहां CH2OH है, वहां सब जगह H था, यहां पर H, H और H। एंड सेकंड कार्बन के अराउंड अगर कॉन्फ़िगरेशन खाली चेंज हो जाए तो वो बीटा हो जाता है। वहां बीटा में सब ऑपोजिट प्लेन में था, यहां अल्फा में सारे OH ऑपोजिट प्लेन में है। बस इतना सा चीज, और आपका काम जो है पाजी ने आसान कर दिया। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट होता है। अब यहां तक वीडियो को पॉज कर सकते हो, और वीडियो को पॉज करके ये देख लो कि क्या आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए या नहीं किए। जैसे कि लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्पेसिफिक एंगल्स, एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप, अच्छा ब्रोमीन वाटर इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, सारे स्ट्रक्चर्स फ्लो में ड्रॉ कर लिए या नहीं कर लिए, वो एक बार अपने नोट्स में जाके देख लो। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन, एंड दैट इज डाइसैकेराइड्स। चलो लिख लिया, आगे बढ़े।
चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलिसिस करने पे दो प्रोडक्ट्स, दो मोनोसैकेराइड्स आपको मिले। ठीक है बच्चा, तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से हमारे पास डाइसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब देखो ये स्ट्रक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पे कौन से दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप देखो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। फिर यहां देखोगे बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। फिर यहां देखोगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। दैट्स वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, अब ये भी पाजी ने आपके लिए इजी करके रखा हुआ है भाई, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, पाजी ने आपके लिए काम कर दिया है, आपको पाजी का प्रोसेस फॉलो करना है बस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप देखोगे तो देयर इज अ यूनिक लिंकेज इन ऑल द मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। तो ये जो लिंकेज होता है, इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो कार्बोहाइड्रेट, दो मोनोसैकेराइड्स जब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीधा डेफिनेशन, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो वहां पर आपको ये बताना है कि इट इज द लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। परफेक्ट। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इफ यू विल नोटिस, तो सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो दोनों मॉलिक्यूल्स जब जुड़ रहे थे तो यहां का कीटोन कार्बन और यहां का एल्डिहाइडिक कार्बन दोनों क्या हो गए? कंज्यूम हो गए। सो नाउ दे आर नॉट फ्री, राइट? नाउ व्हेन दे आर नॉट फ्री, तो ऐसे शुगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। When there is absence of, when the aldehydic and ketonic carbon of monosaccharides gets consumed in the glycosidic linkage, such carbohydrates are known as non-reducing. अब अगर आप देखोगे तो यहां पर C1 और यहां पर C1 दिख रहा है, तो C1 C4, C1 of galactose बहुत इंपॉर्टेंट, एंड C4 of glucose। तो ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक कार्बन जो फ्री हो गया ना, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। सेम वेज माल्टोज में अगर आप देखोगे C1 of one एंड C4 of other, तो ये C1 मेरा यहां पर फ्री हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। सो सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज अ नॉन रिड्यूसिंग? तो उसमें सुक्रोज इज द एग्जांपल, बिकॉज उसके अंदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन कंज्यूम हो जाता है। सो दो तीन चीजें, एक आपको हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स क्लियर होने चाहिए, दूसरा आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्लियर होना चाहिए, और तीसरा कौन सा रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है वो आपको क्लियर होना चाहिए। परफेक्ट है। उस चीज के लिए पाजी ने बहुत आसान आपके लिए एक टेबल बना दिया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक टेबल बना दिया है। देखो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, वो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में कौन से हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट का कौन सा कार्बन है वो हमने यहां पर रखा हुआ है, और वो रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है वो हमने यहां पर आपको बता दिया है। परफेक्ट है, क्लियर है, कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो विल गो बैक टू द स्लाइड। अब यहां पर क्या होता है, जो ये सुक्रोज होता है ना, ये सुक्रोज जो होता है ना, इसका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सो इट्स अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, वन विद प्लस 52.5 डिग्रीज, मैंने अभी बताया था आपको, एंड वन विद माइनस 92.4 डिग्रीज। तो अगर आप देखोगे तो नेट एंगल लीवो हो गया है, करेक्ट है। सो ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, अ सॉल्यूशन which is invert of what its optical activity is, a solution inverted of optical activity is formed. The solution formed is known as invert sugar. अब ये CBSE के एग्जामिनेशन में 2022 या 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन इन्वर्ट शुगर। तो उस मोमेंट में आपको ये इन्वर्ट शुगर लिखना है। अब वहां पर मैक्सिमम बच्चे ये लिख के आते हैं सुक्रोज इज इन्वर्ट शुगर। नो, सुक्रोज इज नॉट इन्वर्ट शुगर। On hydrolysis of sucrose, there is inversion of
optical activity and the solution thus formed is known as invert sugar. Is this clear? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो मैंने अभी बोला उसको रिपीट करके ये डेफिनेशन प्लीज लिख लीजिएगा। परफेक्ट। फिर बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो माल्टोज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लैक्टोज के जैसे ये मिल्क शुगर है, ये माल्ट शुगर है, और ये लिंकेजेस कौन कौन से हैं और कौन कौन से इसके मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो मैंने यहां पर लिख दिया है ऑफ ऑल द डाइसेकेराइड्स। करेक्ट। फिर अगर आप देखेंगे स्टार्च, दिस इज पॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च में कौन सा सेकेराइड यूनिट है, कौन सा मोनोसेकेराइड यूनिट है, सेलुलोज में कौन सा है, ग्लाइकोजन में अगेन अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है। स्टार्च के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इसके अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है, राइट। अब अमाइलोज क्या है, व्हाट इज अमाइलोज? Amylose is a linear chain polymer. C1 C4 C1 C4 C1 C4 C1 C4 चल रहा है, करेक्ट। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है कि ये जो अमाइलोज की चेन है उसका C1 और C6 लिंक हो जाता है। नीचे वाली अमाइलोज चेन उसका C6 और ऊपर वाला C1, सो C1 C6 लिंकेज हो जाए तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर बन जाता है। ओके, सो फॉर्म्ड व्हेन C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। सो ये लीनियर है तो वाटर इनसॉल्युबल होगा, ये वाटर सॉल्युबल होगा, करेक्ट है। क्लियर है ये चीज? ब्रांच जो कॉम्प्लेक्स चेन होती है वो इनसॉल्युबल हो जाती है और जो अमाइलोज है वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट्स अ लीनियर चेन। ये 15 to 20% होता है इन स्टार्च और ये 80 to 85% होता है। ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा सेगमेंट ऑफ स्टार्च is present in higher quantity, so that is amylopectin, correct। cellulose इसका खाली यूनिट और लिंकेज पता होना चाहिए, that is C1 C4 and glycogen again it's a C1 C6 linkage similar to amylopectin structure। ये चीज आपको पॉलीसेकेराइड्स में ध्यान रखनी है। एंड देन द टेबल विच आई हैव ऑलरेडी शोन यू, ये टेबल के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है और ये टेबल आपको एक बार खुद से बनाना है और बना के आपको अपने नोटिस बोर्ड पे डाल देना है। आई प्रॉमिस यू, पाजी प्रॉमिसेस यू कि आप ये टेबल सिर्फ लगा दोगे, उसी से ही आपको आधी चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, करेक्ट है। सो विद दिस गुड नोट यहां पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट होता है विच इज द मेजर सेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ योर बायोमॉलिक्यूल्स, करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक मेजर सेक्शन किया, अब एक छोटा सा सेक्शन निपटाते हैं, दैट इज नथिंग बट एंजाइम्स, ठीक है। सो व्हाट आर एंजाइम्स? सो एंजाइम्स आर बेसिकली बायोकैटलिस्ट्स। एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट है। वो ऑलरेडी बता चुके पाजी आपको। ये ऐसे लोग हैं जो क्या करेंगे, जो हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। दे विल वर्क अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ओनली। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है लॉक एंड की मॉडल, करेक्ट है। अब क्या है यहां पर देखो, ये था आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ओके, सो दिस वाज योर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब अगर इसके पास एंजाइम आया ऑफ दिस शेप, तो ये एंजाइम ये ई है, राइट। ये इसके अंदर फिट नहीं हो पा रहा है, तो अगर ये फिट नहीं हो पा रहा है तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, आपको सामने एंजाइम भी ऐसा ही चाहिए जो इस शेप में हो और इसके अंदर जाके वो फिट हो जाए। व्हाई? बिकॉज एंजाइम का ये जो सरफेस होता है ना, इसके ऊपर होते हैं एक्टिव साइट्स। ये एक्टिव साइट्स ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, कि आप सुक्रोज के लिए अगर इन्वर्टेज यूज कर रहे हैं तो इन्वर्टेज किसी और कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस में यूज नहीं हो सकता है। व्हाई? बिकॉज दे आर स्पेसिफिक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एंजाइम्स जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे काम करते हैं एंड दैट इज नथिंग बट योर बॉडी पीएच नियरली 5 to 7, करेक्ट है, एंड योर बॉडी टेम्परेचर दैट इज योर नथिंग बट 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि भाई एकदम लिक्विड डाइट लो। क्यों लिक्विड डाइट लेना है भाई? क्यों लिक्विड डाइट लेना है? क्योंकि सॉलिड फूड पचाने के लिए जो एंजाइम्स काम करते हैं वो एंजाइम्स अभी काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर अंडर फीवर।
अब टेम्परेचर बढ़ चुका है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई है, सो एंजाइम की एक्टिविटी वापस लाने के लिए पहले बॉडी टेम्परेचर को वो डाउन करवाता है, एंड दैट्स वेयर माय डियर फ्रेंड यू आर एबल टू अगेन ईट द सॉलिड फूड. So enzymes are very, very important for our day-to-day digestion, day-to-day biological reactions because they are biocatalysts. So तीन चीजें. What are enzymes? Correct है? अब very specific. One shot है भाई. Very specific हम board oriented चीजें पढ़ेंगे. What are enzymes? What is the model on which they work? Lock and key model. Very specific, very, very specific because they work on lock and key model. And what is the activity range, temperature and pH range? That is what has been mentioned over here. And then there are some examples जो हमने previous अगर slide आप देखोगे तो यहाँ पर हमने आपको ये enzymes दिए हुए हैं जो particular sugars के ऊपर काम करते हैं, particular carbohydrates पे काम करते हैं. Perfect है. ये again learning है. आप बिल्कुल आराम से ये table को draw करिए और learn करिए. परफेक्ट. सो विद दिस गुड नोट आपका एंजाइम्स यहां पर कंप्लीट होता है. बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है. प्लीज पॉइंट्स नोट डाउन करिए. चलो कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेगमेंट प्रोटीन्स. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार. अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स. ठीक है बच्चा, अब समझने की कोशिश करना. प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स के, और इनको जब हाइड्रोलिसिस करके तोड़ा जाता है तो उसमें से मोनोमर यूनिट जो निकल के आया दैट वाज नथिंग बट अल्फा अमीनो एसिड, जो कि दिखता है कुछ ऐसा. ठीक है, अब अल्फा अमीनो एसिड के बारे में कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं. देखो, तो सबसे पहले अल्फा अमीनो एसिड मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास एसिड पार्ट भी है और अमीनो पार्ट भी है, राइट. और ये जो हमारी चेन है ना यहां पर, ये आर चेन, इसको हम साइड चेन बोलते हैं. दिस इज अ वेरिएबल चेन. ध्यान से लिखना बच्चा. अब ये कितने वेरिएबल्स हैं? तो ऐसे अराउंड 20 वेरिएबल्स हैं और उसमें से आपके 20 अल्फा अमीनो एसिड्स बनते हैं जिनका लिस्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. हम वो लिस्ट को यहां मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट हां उसमें से कौन सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है इज कि ये जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ये 20 अल्फा अमीनो एसिड्स में जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये बहुत बार बहुत सारे स्कूल एग्जामिनेशंस और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है. और माय डियर फ्रेंड, आपको ये लिख लेना है कि आपका जो ग्लाइसिन, जो पहला अल्फा अमीनो एसिड है जिसमें ये आर की जगह पे एच हो जाता है, तो अगर आप देखो तो ये कार्बन यहां पर कायरल नहीं रहा. बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें ये जो कार्बन है वो कायरल रहता है. सो देयरफॉर आपको ये चीज समझनी है कि ये एक ऑड वन आउट है, तो पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है. परफेक्ट है. तो एक जो चीज इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करनी है, 20 वेरिएबल्स, उसमें से बने 20 अल्फा अमीनो एसिड्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव एक ही है, ग्लाइसिन. परफेक्ट. फिर दूसरा पॉइंट जो यहां पर नोट डाउन करना है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाएगा. देखो, अगर आप देखो यहां पर एक बेस है, राइट है, उसके पास एक लोन पेयर है, ये एसिड है, ये H प्लस रिलीज करेगा, तो ये H प्लस यहां से निकल जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहां H प्लस आ जाएगा तो ये NH3 और इसके ऊपर प्लस हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आयन. ये एक क्या है? न्यूट्रल आयन है. क्या पाजी, क्या कुछ भी, ऐसे आयन थोड़ी ना न्यूट्रल होता है. अरे भाई है, ये आयन है जिसमें इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है. देखो, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है चार्ज, लेकिन इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ऐसे न्यूट्रल आयन को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, इसको अच्छे से लिखिएगा. सो अल्फा अमीनो एसिड्स exist as Zwitter ion. Okay, what is a Zwitter ion? It is a molecule which has equal positive and negative charge. अब यहां पर इफेक्ट ऑफ pH आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर आपने सोल्यूशन के pH के साथ खेला तो वो pH के साथ खेलने पे ये Zwitter आयन के स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन आएगा. तो अगर pH लेस देन 7, मतलब अगर आपने सिस्टम को क्या कर दिया है, एसिडिक कर दिया है, तो H प्लस आयन ज्यादा होंगे.
वो H प्लस आयंस इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये नेगेटिव यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका ज्विटर आयन या अल्फा अमीनो एसिड आई वुड से वुड एग्जिस्ट एज कैटायन। ठीक है बच्चा, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। सेम चीज pH ग्रेटर देन 7 हो जाए तो सिस्टम में बेसिक मीडियम ज्यादा हो गया, तो ये नेगेटिव तो रहेगा अब यहां पर, लेकिन OH माइनस यहां से H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो वहां पर आपका जो अमीनो एसिड है वो एनायन की तरह एग्जिस्ट करेगा, है ना। एंड समवेयर pH इक्वल टू 7 पे ये एग्जिस्ट करता है एज ज्विटर आयन। तो ये एक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखिएगा कि इफेक्ट ऑफ pH में हाउ डज अमीनो एसिड स्ट्रक्चर चेंजेस इन एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन एंड द न्यूट्रल pH। ओके, अब वो pH जहां पर आपका अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, दैट pH इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये जो पार्ट है ना वो एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी पाजी आपको बोल रहे हैं कि आप लिख के रख लो एक बार, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनमें वो केस में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझा रहे होते हैं और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप यहीं पे समझ लो कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, तो वहां पर टाइम जो है वो आपका सेव हो जाएगा, राइट। सो इट इज दैट pH वेयर अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ओके, दैट्स योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है वो अच्छे से नोट डाउन करना। अब मजेदार चीज क्या है कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। ओके, अब वो क्लासिफाई कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो फर्दर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर। तो नेचर के बेसिस पे न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक का मतलब क्या कि ऐसा अमीनो एसिड जिसकी R चेन के अंदर एक एक्स्ट्रा COOH आ जाए। ओके, सो नाउ देयर आर मोर एसिडिक सॉल्यूशन, मोर एसिडिक पार्ट, राइट, एंड लेसर ऑफ बेसिक पार्ट। तो ये चीज जो है वो एसिडिक हो गई। क्या हो गई, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड हो गया। सेम वेज ये दोनों तो है ही, लेकिन आपकी जो साइड चेन है उसमें एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आ जाए, राइट, सो एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप आ जाए तो वो आपका बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। एंड सच अमीनो एसिड्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिल एंड अमाइन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। तो वो जो चीज है वो हमने यहां पर आपको लिखा के दी है कि न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक क्या होता है। परफेक्ट, तो आपको ये चीज जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। एंड हाँ, बहुत इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, एक एग्जाम्पल एटलीस्ट फॉर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। करेक्ट। फिर आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, नाम से ऐसा लगता है कि सच अमीनो एसिड्स विच आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। अरे ना ओए काके, ना ना ना, ऐसी गलती ना करना, पाजी को सुनना। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज अमीनो एसिड्स which are not synthesized by our body and are required in the diet. Is this clear? So इसको हम लोग बोलते हैं essential amino acid. परफेक्ट। और नॉन एसेंशियल, अरे यार पाजी अब आप पे छोड़ रहा है, इसका ऑपोजिट, विच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड आर नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डाइट इज नोन एज नॉन एसेंशियल। ध्यान रखना, सारे अमीनो एसिड्स बॉडी के लिए तो एसेंशियल ही है भैया, लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं वो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। परफेक्टली नोट डाउन करना। दिस इज योर हैशटैग डायरेक्टली 2 मार्क क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम्स। सीधा पूछ लेता है एग्जामिनर, डिफाइन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और मैक्सिमम बच्चे वो गलती करके आएंगे जो हमने बताई। तो हैशटैग पाजी गलती, भाई ध्यान रखना, गलतियां बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। और एसेंशियल अमीनो एसिड जो आपने 20 अमीनो एसिड्स का लिस्ट बनाया ना, वो लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी के अंदर 10 अमीनो एसिड्स पे ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है। वो स्टार मार्क वाले जो हैं वो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। उसको आप प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो और एनसीईआरटी बुक खोलनी है, वो लिस्ट बनानी है और लिस्ट बना के आप उसके अंदर नोटिस बोर्ड पे लगा दो, सो दैट डेली आप उन एग्जांपल्स को देख रहे हो, ठीक है।
और ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब सर हम पढ़ तो प्रोटीन्स रहे थे, ये अमीनो एसिड बीच में आ गया। हाँ, अमीनो एसिड क्या था? मोनोमर यूनिट था। किसका? प्रोटीन का। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में लिंक होंगे, है, और ये लिंक होके क्या बनाएंगे? पेप्टाइड्स बनाएंगे। और वो पेप्टाइड्स जब 10,000 मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, 10,000 मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 U अगर हो जाए तो वो मेरे प्यारे दोस्त प्रोटीन कहलाता है। लेकिन जैसे हमने आपको सैकराइड्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बताया था कि कैसे दो सैकराइड्स आपस में जुड़ते हैं वाया अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वैसे ही यहां पर दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं वाया अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। बॉन्ड्स का ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल का NH2 ग्रुप, राइट, यहां से H और यहां से OH, देखो ये निकलेगा और आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा समथिंग लाइक दिस। अब यहां पर चेन चलेगी, है ना, और चलती जाएगी। सो दिस बॉन्ड ओवर हियर इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, जो हमने यहां पर दिखाया। अब यहां से ना एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है। एग्जामिनर सबसे पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन पूछेगा। सो व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमीनो एसिड्स in which there is a loss of water molecule by the connection of H and OH from the carboxyl and amino group respectively। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। दूसरा जो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि जब दो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनको हम लोग डाइपेप्टाइड बोलते हैं। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है पाजी का ये पॉइंट, डाइपेप्टाइड कंटेनिंग टू अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एक है। ओके बच्चा, अब मजेदार देखो, ऐसे ही ट्राइपेप्टाइड, अब मैंने बोला ट्राइपेप्टाइड तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स 3 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स 3-1, 2 बॉन्ड होंगे, क्योंकि तीसरा अमीनो एसिड आया तो 2 ही बॉन्ड होंगे ना बच्चा। अब यहां पर एग्जामिनर खेल कर देगा। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ पेंटापेप्टाइड। क्या? पेंटापेप्टाइड। अब पाजी ने आपको ट्रिक दे रही है, पेंटा से एक चीज मिलेगी और पेंटा -1 से आपको दूसरी चीज मिलेगी। पाजी यहां पर वेट करेगा, पॉज करेंगे आप वीडियो को और यहीं पे बताएंगे कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ए में उसने दिया है 5 and 5, बी में उसने दिया है 5 and 4, सी में उसने दिया है 4 and 5 और डी में उसने दिया है 3 and 4। ठीक है, आपको यहां पर ऑप्शन टाइप करना है एंड कमेंट बॉक्स में डाल देना है। पाजी आपके लिए यहां पर वेट करेगा। करेक्ट है। अब पेप्टाइड बॉन्ड्स तो बन गए, पेप्टाइड से हमें प्रोटीन्स मिल गए, और प्रोटीन्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 U होता है। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ना, वो भाई साहब सिर्फ 51 यूनिट्स पे 10,000 U से ऊपर चला जाता है। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, जनरली कितने अमीनो एसिड्स मिले तो प्रोटीन बनता है? 100 से ऊपर जब जाता है ना तब आपका प्रोटीन बनता है। लेकिन इंसुलिन इज वन सच एक्सेप्शनल थिंग जो 51 यूनिट्स पे ही प्रोटीन बन जाता है। सो मेक श्योर कि आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लें, कई बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है इस पार्ट में से। फिर ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये 2 प्रकार से डिवाइड किए गए, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस का मतलब फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक, एंड ग्लोबुलर का मतलब स्फीयर्स, राइट, ग्लोब्यूल्स। इसमें फाइनेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके बालों में एक प्रोटीन होता है कॉल्ड केराटिन, राइट। सो केराटिन जो होता है दैट्स फाइबर प्रोटीन। सिमिलरली मसल्स के अंदर होता है मायोसिन, तो वहां पर भी बेसिकली क्या है, आपका फाइबर प्रोटीन्स है। बट इन द सेम वेज इंसुलिन की बात करें तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन है।
एग्स के अंदर एल्बुमिन होता है, तो वो एल्बुमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहां रखे हैं और फाइब्रस प्रोटीन्स के कुछ एग्जांपल्स यहां रखे हैं। कई बार हमने ये नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द नेशनल एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है इन 2 मार्क्स, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो माय रिक्वेस्ट इज कि आप प्लीज इसको अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन कर लें, राइट। अब ये जो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ये फर्दर कुछ स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है, और उन स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज द यूनिक सीक्वेंस। ध्यान देना, पाजी का वन शॉट और पाजी का जो माइंड मैप है भाई, वो बहुत क्रिटिकल है और सारे पॉइंट्स उसमें नोटेड होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट इज द यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ईच काइंड ऑफ प्रोटीन। हर एक प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस होता है। जैसे यहां पर एक सीक्वेंस दिख रहा है, देखो, इसमें से अगर एक भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस बिगड़ गया ना, तो आपको क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगी। जैसे बहुत फेमस है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन, राइट, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अभी लास्ट स्लाइड पे आपने उसका एग्जांपल देखा। वो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसमें से अगर एक भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, तो आपको एक डिजीज हो जाती है कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपके आरबीसीज जो है वो इनफ ब्लड कैरी नहीं कर पा रहे हैं आपकी बॉडी में, एंड दैट्स वेयर दिस प्राइमरी सीक्वेंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, करेक्ट। फिर ये जो प्राइमरी सीक्वेंस चल रहा है ना, सो लेट्स टेक एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसा करके अभी एक सीक्वेंस ले लेते हैं, राइट। अब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में एक और ऐसी लाइन चल रही है, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब ये क्या करते हैं? देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। या तो ये अंदर ही अंदर अपना क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। सो यू सी, अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। अब जब ये होता है ना, तो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। परफेक्ट है। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि ये एक सीक्वेंस चल रहा था, ये दूसरा सीक्वेंस चल रहा था, इन दोनों के बीच में इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड हो जाए। ध्यान से, आराम से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रा एंड इंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड जब होता है, तब आपका बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बनता है। अब इस चीज को मैं कैसे दिखा सकता हूं? आपने पर्दे के प्लीट्स देखे होंगे। सो दिस इज 1 प्लीट, दिस इज 2nd प्लीट, दिस इज 3rd प्लीट, दिस इज 4th प्लीट, राइट। तो ये प्लीट्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड, और अगर आप देखेंगे तो ये जो उंगलियां हैं, इनके बीच में देखो, ये विद इन द हैंड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, तो ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर टाइप बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो ये है आपकी कहानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, करेक्ट। फिर ये जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये फर्दर फोल्डिंग करता है, और वो फर्दर फोल्डिंग में कौन कौन से फोर्सेस हैं वो यहां पर नोट डाउन किए हुए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, सेकेंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ये फोर्सेस हैं जो आपके टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। वन ऑफ द फाइन क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज में इस पार्ट में से पूछा जा सकता है। सो प्लीज इसको नोट डाउन करना कि टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाले कौन सी फोर्सेस हैं, करेक्ट। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक बहुत ही एंटेंगल्ड प्रोटीन बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये आपका टर्शरी का एक स्ट्रक्चर बना, ये टर्शरी का दूसरा, ये टर्शरी का तीसरा, एंड दीज ऑल दे बॉन्ड विद ईच अदर टू फॉर्म अ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। परफेक्ट है। तो ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर इस तरीके से अलाइंड है, जिसमें से पूछे जाने का चांस प्राइमरी एंड सेकेंडरी में से होता है, क्योंकि सेकेंडरी में 2 टाइप हैं, और वो 2 टाइप कौन सी मेजर फोर्सेस से स्टेबलाइज्ड है? अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिक्यूलर एंड बीटा प्लीटेड बाय इंटरमोलिक्यूलर। प्लीज इसको नोट डाउन करना, करेक्ट है, डन है। अब होता क्या है? होता यूं है कि ये जो प्रोटीन होता है ना, ये एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है इन अवर बॉडी। अब जब वो यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उस प्रोटीन को हम लोग एक नाम देते हैं
and that protein is known as native protein, right? So last year CBSE के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेटिव प्रोटीन क्या होता है। CBSE 2025 के एग्जामिनेशन में ये चीज पूछी गई है, व्हाट इज नेटिव प्रोटीन? So native protein is the protein present in the biological system with its unique three-dimensional structure. ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हैं, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब इस नेटिव प्रोटीन को अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया, ध्यान से सुनना, या तो टेम्परेचर चेंज किया या तो क्या चेंज किया, पीएच चेंज किया, तो होता यह है कि ये जो नेटिव प्रोटीन है अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर और अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर तक ब्रेक डाउन हो जाता है। सो इट ब्रेक्स डाउन, है ना। अब जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट एंड दिस एंटायर प्रोसेस, माय डियर फ्रेंड, इज नोन एज denaturation of protein, right? This entire process is known as denaturation of protein. और ये मैक्सिमम टाइम्स अगर आप पिछले 7-8 इयर्स के अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स निकालोगे, है ना, कोई भी बोर्ड्स के, तो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एटलीस्ट 4 बार पूछा गया है। तो 7 पेपर में अगर 4 बार ये चीज आ रही है तो भैया ट्रेंड ही हमें बता रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट? तो अगर ये 2 मार्क में आता है तो सबसे पहले आप नेटिव प्रोटीन डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अ नेटिव प्रोटीन, एंड देन यू विल डिफाइन दैट व्हेन द नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन पीएच और टेम्परेचर, द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन इज लॉस्ट and your quaternary, tertiary and secondary structures are broke down into primary structures and that process is known as denaturation. इसका finest example is boiling of egg. Egg अगर आप देखो तो उसमें liquid होता है ना, और अगर आप उसको boil कर दो तो वो denature होके solid हो जाता है। Same ways आप curdling of milk एक example ले सकते हो जिसमें हम milk को warm करते हैं और उसके अंदर कर्ड डाल देते, थोड़ा सा कर्ड डाल देते, तो आपने टेम्परेचर चेंज किया तो कर्ड में जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा और वो एक सॉलिड सब्सटेंस बना देता है जिसको हम दही बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, राइट? सो दैट्स हाउ बेसिकली योर प्रोटीन सेक्शन गेट्स ओवर हियर। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस कैसा होता है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उन पार्ट में से पूछे जाने के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीनेचुरेशन तो मैंने आपको बोल दिया है कि आप हैशटैग अपना B26 लगा दीजिए क्योंकि बोर्ड के अंदर पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। परफेक्ट है, तो डीनेचुरेशन को यहां पर नोट डाउन करिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आपने अच्छे से उस चीज को लिखा कि नहीं लिखा। करेक्ट? चलो तो नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, विच इज वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स का मतलब क्या, वाइटल अमीन्स, है ना। ये ऐसे अमीन्स हैं जो अगर अपनी बॉडी में ना हो तो अपने को बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं और उससे बहुत सारी डिजीजेस बनती हैं। अगेन काफी छोटा सा पोर्शन है और लर्निंग पोर्शन है, राइट? सो वाइटामिन्स सबसे पहले क्लासिफाई कैसे किए जाते हैं, दैट इज फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब ऐसा कि वो पानी के साथ मिक्स होके अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं एंड वी नीड टू टेक देम थ्रू अ डाइट कंटिन्यूअसली। वेयर एज फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो अगर एक बार ले लिया तो आपके बॉडी में रिसाइड कर जाएगा। अब देयर इज अ लिस्ट ऑफ विटामिन्स, ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको ऐसा एक लिस्ट मिलेगा विटामिन्स का। अब इनमें से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल। तो उस चीज के लिए पाजी आपके लिए ट्रिक लेके आया है, बहुत मजेदार ट्रिक है, ध्यान से सुनना, है ना। सो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इसका हैशटैग पाजी ट्रिक। देखो बहुत सिंपल, फैट सॉल्युबल कौन से क्या होते हैं, जो बॉडी में रहते हैं, और हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में होता है कीड़ा। अरे है कि नहीं? हाँ, तो विटामिन कीड़ा, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो बॉडी के अंदर ही रहेंगे, है कि नहीं? तो देखो कर दिया आपका एकदम आसान उस टेबल को। और फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल कैसे आइडेंटिफाई करें
वो हमने आपको बता दिया। बाकी के पॉइंट्स यहां पर मेंशन्ड है, कोई दिक्कत है नहीं, और इसमें से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो विटामिन में से पूछा जाता है? इज फ्रॉम दिस टेबल, करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें इस टेबल में से। सबसे पहले आपको केमिकल नेम्स पूछे जा सकते हैं, राइट। सो देयर कैन बी केमिकल नेम्स आस्क्ड। अब देखो यहां पर मेंशन्ड है ना, विटामिन B1 का थाइमिन होता है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, फिर विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन, राइट, फिर आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C। तो ये आपके एनसीईआरटी के टेबल से ही हमने निकाला है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये चार ऐसे विटामिन हैं जिनके केमिकल नेम्स दिए हुए। बट उसमें से भी एक ऑड वन चीज ढूंढो, क्या? कि विटामिन C इज द ओनली विटामिन विच एग्जिस्ट इन एसिडिक फॉर्म, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हैव एसिड, राइट। सो विटामिन C इज दैट एग्जांपल। ओके, फिर व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर? ऑब्वियसली सेकंड थिंग क्या होगी कि कौन सा विटामिन क्या डिजीज क्रिएट कर सकता है अपनी बॉडी में, या फिर उल्टा डिजीज दी हो और बोला जाए कि दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, है ना। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस यहां पर दिया हुआ है। अब इसमें से क्या सब याद करने बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ट्रेंड्स देखेंगे, और उन ट्रेंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि नाइट ब्लाइंडनेस इज द डेफिशिएंसी डिजीज जो पूछी जाती है, बेरी इज द डेफिशिएंसी डिजीज जो पूछी जाती है, उसके सामने विटामिन देखते जाइएगा। फिर नेक्स्ट इज बेसिकली आपका विटामिन C, स्कर्वी से रिलेटेड जो डिजीज है वो जो विटामिन है वो पूछा जाता है, करेक्ट है। फिर ये परनिशियस अनेमिया विच इज ड्यू टू विटामिन B12, आजकल बहुत फैशन में है ना विटामिन B12, तो इसीलिए जो हॉट टॉपिक होता है ना वहां से जनरली क्वेश्चन बन जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट। विटामिन D, रिकेट्स, इसकी डिजीज जो याद रखनी है वो है रिकेट्स। E में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कुछ। एंड विटामिन K, यस, इट इंक्रीजेस ब्लड क्लॉटिंग टाइम विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ना। ये डिजीज है, अगर इन ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाए तो कभी कट लग जाएगा तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है ना। तो विटामिन K इज द डेफिशिएंसी। अब ये जो मैंने यहां अंडरलाइन किए हैं इनको और उसके सामने उनके विटामिन्स ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड समटाइम्स वेरी रेयर ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज द डाइटरी सोर्स फॉर पर्टिकुलर विटामिन, है ना, डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन। तो ये है 3 प्रकार के क्वेश्चंस जो यहां से आपको पूछे जा सकते हैं। एंड दीज आर, तो जिस डिजीजेस को अंडरलाइन किया है उसके सामने उनके क्या सोर्सेस को भी मार्क करके लिख लेना है। दैट इज द थर्ड और फोर्थ टेबल दैट यू हैव टू पुट फॉर दिस चैप्टर ऑन योर वॉल, करेक्ट है। तो नोटिस बोर्ड पे जैसे लग जाएगा आपकी कहानी आसान होती चली जाएगी। That's all with the vitamins part. फिर हम मूव करते हैं something called as nucleic acids. That is the last portion of this chapter. अब nucleic acids कहां पाए जाते हैं? Already chapter की starting में हमने बता दिया है, into the cell के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के अंदर nucleic acids. ये 2 प्रकार के होते हैं, और वो 2 प्रकार आपको याद रहे उसके लिए मैं एक मस्त ट्रिक लेके आया हूं, and that is nothing but your DNA and RNA. है कि नहीं? अरे बिल्कुल मजेदार, है ना। डीएनए जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो देखो ये डबल हेलिक्स यहां पर दिख रहे हैं, और आरएनए जो होता है वो आपका सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। सो इस तरीके से आरएनए याद रहेगा और डीएनए याद रहेगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस चीज को बढ़िया से नोट डाउन करना है कि डीएनए आरएनए 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स है। बट अगेन क्या आपको याद है, किसी भी बायोमोलिक्यूल को अगर डिटेल में स्टडी करना है तो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू हाइड्रोलाइज दैट। तो जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें इसमें से 3 मेन चीजें निकल के आती हैं, है ना। डीएनए को हाइड्रोलाइज किया, 3 मेन चीजें निकल के आएंगी। व्हाट आर दोज 3 मेन थिंग्स? 3 मेन थिंग्स में सबसे पहली चीज निकल के आई फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप निकला PO4 3-। फिर बहुत सारे नाइट्रोजिनस बेसिस निकले इसमें से, राइट, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस निकले। एंड देन फाइनली नॉट द लीस्ट आपका पेंटोज शुगर निकला, राइट। सो ये 3 चीजें आपस में जब जुड़ती हैं
तो डीएनए और आरएनए बनाती है। अब ये तीन चीजें कई बार बहुत सारे स्टेट बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं, राइट, जैसे एमएचसीईटी हो गया, महाराष्ट्र का सीईटी हो गया, जैसे गुजसेट हो गया, जैसे कर्नाटका का सीईटी हो गया, उन सीईटी एग्जामिनेशंस में ये चीज पूछी जाती है दैट न्यूक्लिक एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस व्हाट मोनोमर्स, राइट। अब मोनोमर्स में फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस है और पेंटोस शुगर है। अब ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, है ना। इनको जोड़ने के लिए हमें समझने पड़ेंगे इनके स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप देखेंगे तो पेंटोस शुगर जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है डीऑक्सीराइबोस और दूसरा होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइट। सो राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस, दोनों में फर्क क्या है ध्यान से नोट करना। दोनों में फर्क है कि यहां पर सिर्फ H है, ऑक्सीजन निकाल दिया इसीलिए डीऑक्सी आ गया, और यहां पर OH लगा हुआ है, करेक्ट है। स्ट्रक्चर है, दो बार बनाना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं रखने हैं, बट हां इन नाइट्रोजिनस बेसेस के आपको नाम और उनके क्लासिफिकेशन को सही से समझना है। सो नाइट्रोजिनस बेसेस दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। व्हाट आर दोस कैटेगरीज? एक को हम बोलते हैं पिरिमिडीन्स और दूसरे को हम बोलते हैं प्यूरिन्स, है ना। एंड द डिफरेंस इज बट ऑब्वियस यार, बट ऑब्वियस है। अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन डाल दूं और आप वीडियो पॉज करके खुद से कमेंट करो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स, तो 110% आई एम श्योर कि पाजी की कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। तो करके और फिर आगे वीडियो को चालू रखना, क्योंकि मैं तो बताने ही वाला हूं। द डिफरेंस इज कि ये मोनोसाइक्लिक है। सो इफ यू सी दीज आर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड दीज आर बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो मोनोसाइक्लिक एंड बाइसाइक्लिक, है ना। अब स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो प्यूरिन्स। कौन से दो प्यूरिन्स हैं? एडेनाइन एंड ग्यूआनाइन, ठीक है। सो ए एंड जी, दिस इज योर प्यूरिन्स। एंड नीचे क्या है? TUC, राइट, टक। सो AG टक, करेक्ट। थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। तो ये लोग जो है ये आपके पेंटोस शुगर के साथ जुड़ते हैं, और वो पेंटोस शुगर के साथ जुड़ने के बाद आपके न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। किस तरीके से? टेंशन ना लीजिए, पाजी की कक्षा में है। व्हाई फियर व्हेन पाजी इज हियर, है ना। चलो लेट्स गो अहेड, लेट्स फाइंड आउट कि ये अब आपस में जुड़ेंगे कैसे। अब फॉस्फेट ग्रुप, वो तो यार मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो PO4 3- होता है, विच इज लाइक P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहां पर माइनस माइनस एंड माइनस, PO4 3-, करेक्ट है। डन। चल अब ये तीनों को कैसे जोड़ना है तो देखिए, हाउ द स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। सो न्यूक्लिक एसिड्स, सबसे पहले क्या होता है, ये रहा पेंटोस शुगर और आपका पेंटोस शुगर, डीएनए और आरएनए, साथ साथ में डिफरेंस भी हो जाएगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये चल रहा है। सो डीएनए और आरएनए में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स में जो पेंटोस शुगर है, दिस पेंटोस शुगर ये बेस के साथ बॉन्ड होती है, राइट। एट ये देखो यहां पर C1 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पेंटोस शुगर बॉन्ड्स विद बेस एट C1 एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। यहां नोटेड है, देखो ये रहा न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस बेस, बट कहां पर है बेस? C1 पे। फिर ये कॉम्बिनेशन जो है इसके C5 पे, यहां पर देखना, इसके C5 पे जब फॉस्फेट ग्रुप लग जाए, फॉस्फेट ग्रुप, तो देखो यहां पर नीचे ये फॉस्फेट ग्रुप लग गया। सो डीएनए आरएनए, कहानी समझ में आ रही है? ये फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप, कहां पर? C5 पे। सो नाउ द कॉम्बिनेशन इज पेंटोस शुगर प्लस बेस एट C1 एंड प्लस फॉस्फेट ग्रुप PO4 3- एट C5। ये तीनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। हाँ, न्यूक्लियोसाइड इज ओनली शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोटाइड इज शुगर यूनिट, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। सब कुछ आपको माइंड मैप में मिलेगा। बस कहानी ये है कि आपको पाजी की कक्षा अच्छे से सुननी है और लिखनी है। परफेक्ट है। तो देखो यहां पर, सो न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट है। अब हुआ क्या, तो यहां पर ये जो बेस है
ये जो बेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं इन डीएनए एंड आरएनए। ओके, सो डीएनए में जो बेस होता है वो होता है ATGC, राइट? सो एडेनाइन थाइमिन ग्यूआनाइन साइटोसिन। ओके, और यहां पर AUGC, करेक्ट? थाइमिन की जगह पे रिप्लेस होके यू आ जाता है इन केस ऑफ आरएनए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर कि आप ये बेसिस को पहले नोट डाउन करें कि डीएनए में कौन से बेसिस, आरएनए में कौन से बेसिस। ओके, थाइमिन रिप्लेसेस यूरासिल। अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, राइट? कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस आर रिप्लेस्ड इन आरएनए, है ना? तो एडेनाइन, थाइमिन, ग्यूआनाइन एंड साइटोसिन में से कौन सा रिप्लेस होगा? तो थाइमिन रिप्लेस होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फिर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज रिप्लेस्ड बाय थाइ, तो वहां पर आपको यूरासिल, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज रिप्लेस्ड इन डीएनए स्ट्रक्चर टू मेक इट आरएनए, तो दैट इज थाइमिन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज प्रेजेंट इन आरएनए इज यूरासिल। यहां पर बस लैंग्वेज का खेल बहुत मजेदार, और आपका एग्जामिनर आपसे 2 मार्क छीन लेगा। अब ये डीएनए और आरएनए कैसे बनते हैं? तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड बना ना, ये न्यूक्लियोटाइड जो है, ये एक न्यूक्लियोटाइड देखो, शुगर बेस प्लस फॉस्फेट, शुगर बेस प्लस फॉस्फेट। अब ये सी दिया है ना, 3 and 5 दिख रहा है। सो 3 and 5, ये 3 and 5 पे ये आपस में लिंक होंगे, और ये लिंकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लिंकेज को देखो बच्चा, अगर आपको याद हो C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे OR और दूसरी साइड पे भी OR हो जाए, तो मेरे बच्चे ये जो होता है ना, ये डाई एस्टर ग्रुप होता है। 2 साइड पे एस्टर ग्रुप आ गया, है ना? सेम इज यहां पर P डबल बॉन्ड O, एक साइड पे OR, दूसरी साइड पे OR। अगर आप देखो P डबल बॉन्ड OR, इसको हम बोलते हैं डायएस्टरी, लेकिन ये कार्बन का डायएस्टर नहीं है, ये फास्फोरस का डायएस्टर है, इसीलिए नाम आ गया फॉस्फोडायएस्टर लिंकेज। इज दिस क्लियर? सो ये लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस लिंकेज से जुड़ते हैं। सो इट इज फॉस्फोडायएस्टर लिंकेज, जो कि हमने यहां मेंशन किया हुआ है, और ये कौन सी पोजीशन पे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक श्योर इसको बढ़िया से और अच्छे से लिख लें। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका जो डीएनए है उसके अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और आरएनए में सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। दैट्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसमें नाइट्रोजिनस बेस ATGC एंड इसमें नाइट्रोजिनस बेस AUGC। दैट्स सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दिस कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड and this contains ribonucleic acid. So third point of difference. And fourth point of difference कि यहां पर जो आपके डबल हेलिक्स होते हैं they are basically complementary to each other. Complementary का मतलब क्या? अले मेरे मुन्ने, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये कि अगर एक हेलिक्स के अंदर A है, ध्यान से देखना यहां पर दिया है, अगर एक हेलिक्स में A है तो दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री थाइमीन ही होगा। सो डबली बॉन्डेड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है यहां पर। और अगर एक हेलिक्स में ग्यूआनाइन है तो उसके सामने साइटोसिन ही होगा, वो ट्रिपली बॉन्डेड होगा। ये ध्यान रखना। और यहां से बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का आता है, जिसमें वो ये बोलता है दैट a helix in DNA structure, one helix has the order of ATGC. What is the sequence on the complementary helix, right? तो complementary helix में ये T होगा, ये A होगा, ये C होगा, ये T होगा, ये A होगा, ये C होगा और ये G होगा। ऐसा एक ऑप्शन आपको ढूंढना है और आपको उसका आंसर टिक करना है। बहुत ही कैश मार्क क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट याद नहीं रख पाते हैं, इसीलिए वहां पर वो भूल जाते हैं। करेक्ट है। बाकी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आर वेरी इजी, है ना? 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हमने आपको बता दिया।
RNA जो होता है इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज mRNA, tRNA एंड rRNA, जिसका डिटेलिंग जो है वो केमिस्ट्री में नहीं है, वो आपको बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल सेक्शन में देखने को मिलेगा, है ना। और यहां पर हमारा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर खूबसूरती से कंप्लीट हुआ और हमने आपको इंपॉर्टेंट चीजें कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने आपके साथ शेयर किया, है ना। बस उसी तरीके से आप भी इस वीडियो को आगे जो आपके स्टूडेंट्स, जो आपके बडीज हैं, जिनको इस वीडियो की जरूरत है और जो एक्चुअली में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कर दो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। पाजी मिलेगा आपको अगली कक्षा में और खूबसूरत वन शॉट्स के साथ। बाय बाय।